नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएस 2021 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 मई से। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एचसीएस का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो 30 मई को होना था वो अब पोस्टपोन हो गया है। ऑब्वियसली क्या है कि ये एक्सपेक्टेड था और ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि जिस ढंग से कोरोना चल रहा है पूरे इंडिया में, इसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा अगले कुछ महीनों के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। तो हम देख लेते हैं पहले नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन ये है कि जितने भी एचपीएससी के एग्ज़ाम हैं जो हाल फिलहाल में होने हैं, जैसे इस महीने में 21 तारीख को होना था, एक 22 तारीख को होना था, और जो एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसका होना था 30 मई को, ये सारे एग्ज़ाम है अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन हुए हैं। और जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, जिससे उनको दिक्कत ना आए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एग्ज़ाम कितने समय के लिए पोस्टपोन हो गया होगा। वैसे तो बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोविड के ऊपर अभी कोई भी भविष्यवाणी न तो साइंटिस्ट कर सकते, न डॉक्टर कर सकते, न कोई इकोनॉमिस्ट कर सकते। बहुत मुश्किल है इसका अंदाज़ा लगाना। लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पे देखने की कोशिश करें तो देखिए, अभी लगभग इंडिया में ज़्यादातर राज्यों में ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। कई 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 बार वर्ड है वो लॉकडाउन यूज़ किया गया है, कभी रिस्ट्रिक्शन यूज़ किया गया है, कभी वीकेंड लॉकडाउन किया गया है, कभी वीकेंड रिस्ट्रिक्शन किया गया है। तो कुल मिलाकर हम बोलें तो कहीं हालात है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मीडिया में रिपोर्ट आती है, सरकार का आंकड़ा होता है कि 4-5 हज़ार लोगों की डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो डेथ कई गुना ज़्यादा हो सकता है। 30-40 हज़ार लोग पर डे मर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग वो हो रही है जो हॉस्पिटल में आईसीयू में मर रहे हैं। सरकार डिनाई कर देती है आंकड़ों को, चिताएं जल रही है चारों तरफ, लेकिन सरकार आंकड़ों को डिनाई कर देती है। कुल मिलाकर हम देखें तो ये महामारी है, उसने पूरा विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, और ऑब्वियसली कोरोना तो है ही जिम्मेदार। कुल मिलाकर हम बात करें तो ये जो बीमारी है वो जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं हो जाए लगभग 80% से ज़्यादा जनता का, तब तक बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। और अभी सिर्फ 2-3% लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। 60 करोड़ है 18 से लेकर 44 साल के बीच में, जिनका कि 60 करोड़ एक दो डोज लगती है, तो 120 करोड़ डोजेज की आवश्यकता है। और अभी इंडिया की जो कैपेसिटी है वो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कि अगर 1 करोड़ मैक्सिमम कैपेसिटी है जो अभी चल रहा है, और जिसमें कि उस कैपेसिटी में भी दूसरे देशों को देना है जो कि पहले ऑलरेडी कमिटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ भी से बाहर से भी मंगवाए, अगर वैक्सीन आ जाती है पर डे 1 करोड़ डोजेज, तो उस केस में भी 120 दिन तो 18 से 44 वालों को लगेगा, 120 करोड़। और 120 करोड़ तब भी जब सारा दिन सभी लोग लगे रहे, संडे को भी लगे रहे, सैटरडे को भी लगे रहे, क्योंकि एक लगभग इम्पॉसिबल सा टारगेट है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय तो इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में लगेगा, क्योंकि अभी जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी दूसरी डोज है, बहुत कम लोगों को अभी मिली है, और वैक्सीनेशन कंप्लीट उनका भी नहीं हुआ है। तो जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होगा इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। वैक्सीनेशन होने के बाद 80% जनता का अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके बाद हो सकता है फिर कोई नया वेरिएंट भी आ जाए जिसको थर्ड वेव बोलेंगे, उसके बाद कोई नया वेरिएंट और आ सकता है, फोर्थ वेव बोलेंगे। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की सिचुएशन में कम से कम अगले 3-4-5 महीने एग्जाम को कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल होगा। 4 से 5 महीने मानकर चलिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की प्राथमिकता या जनता की प्राथमिकता या प्रशासन की प्राथमिकता वो लोगों की जो डेथ हो रही है उसको रोकना है। उसके बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई है, या फिर जो दवाइयाँ हैं, या फिर हॉस्पिटल का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाना है, ये प्रक्रिया है वो कुछ दिन चलेगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, वैक्सीनेशन का ड्राइव उधर से चलेगा। और इस दौरान एहतियात रखना है कि ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी हो। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना भी एक भीड़ है,
कोई रिलीजियस सेरेमनी होना भी एक भीड़ है, रिलीजियस कोई गैदरिंग होती है वो भी एक भीड़ है। तो इन चीज़ों पे रोक लगानी पड़ेगी सरकार को। पूरा इंडिया में भी बहुत सारे एम्स के डॉक्टर भी बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए। उधर अमेरिका के जो चीफ एडवाइजर हैं मेडिकल विदेन प्रशासन के, वो भी बोल रहे हैं कि इंडिया में लॉकडाउन लगना चाहिए। लेकिन सरकार को ये डर है कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक जो तबका है जिसको नुकसान होना है, मतलब लोगों की नौकरियां जा सकती है, माइग्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सरकार उससे भी डर रही है, क्योंकि पिछले जो बार हुआ था उसमें जीडीपी भी 23% नीचे चली गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन में लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसलिए राज्यों में लगाया जा रहा है। लेकिन शायद कंट्रोल ना हो तो केंद्र सरकार को भी कदम उठाने पड़े, और वो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, फिर 1 महीने 2 महीने के लिए तो हो सकता है लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी सरकारें क्या कर रही है, राज्य सरकारें 1 हफ्ते के लिए लगा दिया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, ताकि माइग्रेशन और एक नेगेटिव सी छवि न जाए, माइग्रेशन को रोका जा सके और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर तालाबंदी न हो जाए। तो लेकिन फिर भी क्या है कि जितनी ज़्यादा डेथ हो रही है, शमशान है वो पूरे भरे हुए हैं, जगह ही नहीं मिल रही लोगों को दाह संस्कार करने के लिए। तो बहुत बुरी हालत होने की वजह से मुझे लगता नहीं है कि ये एग्ज़ाम 4-5 महीने के बाद ही होगा। करंटली हरियाणा में भी लॉकडाउन है, एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो भी बोल रहे हैं सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, वैक्सीनेशन बहुत कम है, तो 4-5 महीने का समय ज़रूर लगेगा इसमें एग्ज़ाम होने में। अब ये क्या मायने हैं जो एचएस के एस्पिरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो घर पे रहे क्योंकि लॉकडाउन है, या कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन, ये थोड़ा खतरनाक कोरोना है, जो पिछली साल वाला कोरोना था जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया था और रुक गया था वो। लेकिन ये वाली जो वेव है, जो ये वेरिएंट है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लॉकडाउन लगा दिया, थोड़े केस कम हो गए, एकदम से फिर वही केस बहुत तेज गति से बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सी केस कम होना ये समस्या का समाधान नहीं होगा, या बहुत सारे केस भी कम होना समस्या का समाधान नहीं होगा। वैक्सीनेशन, और वो भी कि अगला कोई वेरिएंट आए उसका भी मुकाबला कर पाए, ये एक स्थायी समाधान उसकी तरफ होगा। तो इस दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं घर पे रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर वर्किंग है तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपना काम को करें। गांव में थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा सेफ हो सकती है, तो जो शहरों में रह रहे हैं वो गांव की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप हो उनकी चारों तरफ। हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी। बहुत सारे बच्चे हैं वो डिफोकस हो गए होंगे। कईयों के लिए एग्जाम पोस्टपोन होना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए खराब भी हो सकती है। तो दोनों सिचुएशन है इसमें भी। लेकिन जो फैक्ट ये है कि एग्जाम पोस्टपोन एक्सपेक्टेड था और ये एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, ये ऑफिशियली हो गए हैं। अब पिछली बार प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि बहुत 99.99% संभावना है, लेकिन अब 100% आपके सामने ही है डाटा कि ये पोस्टपोन हो गया है और अगले 4-5 महीने आपके पास में समय है। इस दौरान बहुत जमकर तैयारी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी, या वो सोच रहे थे अब 1 महीने 2 महीने में क्या तैयारी होगी, एक अच्छी खासी तैयारी वो की जा सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप फोकस कर सकते हैं पूरा। और उन बच्चों को भी ध्यान रखना इस बात का है कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, वो अपने मोमेंटम को कैसे कैरी कर सकते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, रिवीजन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो उनको तो इन बात पे फोकस करना है। और जो बच्चे थोड़ा इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, उनके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी 156 वैकेंसी 48 एसडीएम, इतनी ज़्यादा एचसीएस में कभी नहीं आने वाली आगे, क्योंकि पीछे भी आज तक कभी नहीं थी और आगे भी हो सकता है कभी न आए। जो आपको कवर करना है, प्रीलिम्स मेंस दोनों चीज़ें कवर करनी है। लेकिन जब प्रीलिम्स का कवर होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंस की भी हो जाती है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मेन होता है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, स्टैटिक, मिसलेनियस, जीके, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट।
ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेंस में भी आती है, ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आती, वो मेंस में जीएस के सब्जेक्ट में भी आती है, आपको मदद करती है हिंदी का ऐसे लिखने में भी, इंग्लिश का भी लिखने में। फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क ये है कि एक में एमसीक्यू फॉर्मेट है और दूसरे में क्या है, दूसरे में आपको राइटिंग वाली चीजें करनी है। कई बच्चों को थोड़ी सी गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि मेंस की हिस्ट्री तो कुछ अलग होती होगी या मेंस की पॉलिटी कुछ अलग होती होगी। ऐसा नहीं है, मेंस में आपको जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो आंसर राइटिंग का और थोड़ा एनालिटिक होना ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब वहाँ पे आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्या है कि आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प होनी चाहिए और आप कैसे गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करके देख सकते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलता मारते रहते हैं, उनको लगता है फैक्ट बेस आएगा, ये किताब पढ़ लेते हैं वो किताब पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने आप को टेस्ट लगातार नहीं करेंगे, 20-25 हज़ार 30,000 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर नॉलेज था वो किस रूप में नॉलेज था। कई बार बहुत अच्छा नॉलेज भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर आप भी बोलेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाइड या मेंस में पहुंच गया, या फिर कई बार तो ये बोलेंगे कि मैं तो इंटरव्यू तक पहुंच गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली क्या आपकी जॉब लगी, अगर जॉब नहीं लगी तो प्रीलिम्स मेंस जितने भी सब बराबर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस अगर आपको जीएस को ज़्यादा कंबाइन करना है तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो आप फैक्ट पढ़ रहे हैं या आप जितना भी आपको नॉलेज है वो उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। हमने इसके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है मेंस की, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी की। बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं हो सकता है इसको समझ ना पा रहे हो कि टेस्ट सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, राइटिंग स्किल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। वो शायद नॉलेज गैदर करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, लेकिन शायद ये वो नहीं समझ रहा वो बच्चे कि जब तक कि वो लिखेंगे नहीं तो जितना भी नॉलेज है उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेटर यही है कि लिखना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं जिनकी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है। तो सीसेट का क्वेश्चन है, सीसेट का जहाँ तक सवाल है, क्वालिफाइंग है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सीसेट का जहाँ तक सवाल है, क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो जाता है कि जीएस की तैयारी करते रहते हैं और वो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि सीसेट तो हमें आता ही है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और कॉम्प्रिहेंशन कर देते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो इस बात का इंश्योर करें कि उनकी वो टेस्ट सीरीज के जरिए इंश्योर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के जरिए इंश्योर कर सकते हैं कि उनका स्कोर क्या वास्तव में 40-50% आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि वो इंश्योर हो जाएंगे 33% तो ले ले। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, 50% स्कोर नहीं आ रहा है, तो एक गंभीर मामला है और उसको थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर भी देने की आवश्यकता है। ये मुश्किल नहीं है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, मैथ भी ज़्यादातर कोई मुश्किल नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। रीजनिंग भी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वाला है पेपर नंबर 2। जैसे मेंस भी प्रैक्टिस का, राइटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है। राइटिंग स्किल्स का मतलब सुंदर लिखाई की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी होना, और वो सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, आपके जो थॉट्स है वो कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके ऊपर होता है। अब आ जाता है एचसीएस मेंस, जनरल स्टडी, हिंदी इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ले लिया होगा एग्जाम को फिलअप करते टाइम में, फॉर्म भरते टाइम में, और उसकी अच्छी सी तैयारी आपको कर लेनी है। ये भी एक टाइम है जिसमें कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक फ्रंटियर आइज का सवाल है, तो इस नए बैच में जो हम लोग स्टार्ट करें 6 मई से, इसमें सारा जनरल स्टडी, सीसेट, मेंस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 जो हम करवाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग आपको फैसिलिटी देते हैं। बहुत हम लोग क्या है कि प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, 20,000 अलग से जनरल स्टडी के एमसीक्यू, इसके साथ में जो टेस्ट सीरीज 71 टेस्ट हैं जिसमें 50 जनरल प्रीलिम्स से रिलेटेड है और 71 है वो मेंस से रिलेटेड है। मेंस में जनरल स्टडी, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर ढंग से बना सके। इसके अलावा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सबकी बुकलेट होती है और वो बुकलेट है वो 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट एग्जाम के थोड़े नज़दीक मिलती है और 2 शिफ्ट आपको पहले मिल जाएगी, इमीडिएटली मिल जाएगी 2 शिफ्ट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें।
वो एग्जाम के पास इसलिए मिलती है क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स है, अगर जिन बच्चों ने अब 4-5 महीने के बाद और भी पढ़ना है करंट अफेयर्स, और भी चीज़ें चेंज होगी उसमें, अगर आपको पहले ही प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दे दिया जाए तो इसका मतलब वो ओल्ड स्टडी मटेरियल हो जाएगा फिर। तो कई बार इस बात का ध्यान रखना होता है। लेकिन हम लोगों ने ई बुक भी देते हैं साथ में। ई बुक का मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारा कंटेंट एक बुक फॉर्मेट में मिल जाता है, जिससे कि आप बहुत तेज़ गति से रिवीजन कर सकते हैं। तो ई बुक और पीडीएफ और साथ में वीडियो लेक्चर, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का वीडियो के साथ में उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट का फिर वीडियो, और साथ में पीडीएफ। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे कि रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय न लगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वही है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप घर बैठकर बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपने करियर को एक बेटर आयाम दे सकते हैं। इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि ये सब्जेक्ट है, मान लो 3-4 सब्जेक्ट डेली चलेंगे। इंडियन पॉलिटी हुआ, जैसे ज्योग्राफी हुआ, फिजिक्स हुआ, या आर्ट एंड कल्चर हुआ। तो आपके सामने क्या होगा कि पहले उसका पीडीएफ है, उसका वीडियो है। पीडीएफ और वीडियो एक साथ में आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बाइलिंगुअल का मतलब एक तरफ हिंदी होगी और एक तरफ इंग्लिश होगी। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हिंदी में समझ में ज़्यादा आ सकती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो इंग्लिश में समझ में बेटर आ सकती है। कई बार बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में करते हैं, कई बार हिंदी में करते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हमारी तरफ से क्या बाइलिंगुअल कंटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, फिर उसके बाद इसका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट के बाद पीडीएफ सॉल्यूशन और ये वीडियो सॉल्यूशन। इससे क्या है कि अगर आप हर रोज़ कर रहे हैं ये, और कम से कम 7-8 घंटे अगर आप लगा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ऐसे ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट टॉपिक, उसके बाद पीडीएफ, वीडियो, डेली उसका टेस्ट, वीडियो, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कंबाइन हो जाती है, मिक्स हो जाती है। कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर एक अलग से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन एचएस जैसे एग्जाम में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया जाए। तो इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे इस रूप में आपको मिलने वाले हैं। साथ में जो एमसीक्यू है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाले जो एचएस के एमसीक्यू है वो फैक्ट बेस्ड है। ये वाली जो चीज़ें ना वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है। और टेस्ट सीरीज में भी फैक्ट बेस्ड टाइप और मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मैचिंग के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन है, जिसमें कि आप किसी भी तरह का एग्जाम आए, मुश्किल आए, आसान आए, उसको हैंडल कर पाएँ। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं baljeedhaka.com, वहाँ पे आपको अगर गाइडेंस लेनी है तो ये बहुत एचएस पे क्लिक करना, बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आप गाइडेंस पे क्लिक करते हैं तो इतनी चीज़ें आपको हर तरह की चीज़ों पे वीडियो बनाए गए। जैसे मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सोशियोलॉजी में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उसके सारे वीडियो बनाए हुए, तो वो आप देख सकते हैं, जिससे आप अपने आप को बेटर ढंग से तैयार कर सकते हैं। अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कि हाईली रिकमेंड आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ता है। अगर आप जितने फीचर्स देखेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, राइटिंग स्किल्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू फॉर्मेट, पीडीएफ है, प्रिंटेड कंटेंट है। ठीक है, प्रिंटेड की भी काफ़ी ज़्यादा 12-13 किताबें, 14 किताबें आपको प्रोवाइड की जाती है बुकलेट, जिससे कि आप प्रीलिम्स मेंस की अच्छी ढंग से तैयारी की जाती है। तो आपको क्या करना है, इस पे जाना है। इस पे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, इसमें विदाउट स्टडी मटेरियल, अगर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, प्रिंटेड वाला कुरियर के जरिए घर पे, वो वाला नहीं चाहिए, तो आपको ये करना ज्वाइन, वरना ये आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स करना ज्वाइन तो ये कर सकते हैं विद स्टडी मटेरियल प्रिंटेड। ठीक है, बिना प्रिंटेड वाला करना है तो आप क्या है कि ये वाला कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो इस तरह से ले जाएगा। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस ढंग से आपको पेटीएम, एटीएम, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, हेल्पिंग चाहिए, इंक्वायरी करनी है, तो आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।